9 अगस्त 2024 को भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर मौमिता देबनाथ के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई। उसका शव कैंपस में मिला। इस घटना ने भारत में महिलाओं और डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में बहस बढ़ा दी है और महत्वपूर्ण आक्रोश, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और गहन जांच की मांग की है। 9 अगस्त 2024 को सहकर्मियों ने देबनाथ के लापता होने की सूचना दी थी। भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 9:30 बजे प्रशिक्षु डॉक्टर का शव कॉलेज के एक सेमिनार कक्ष में अर्धनग्न अवस्था में पाया गया और उसकी आंखों, मुंह और गुप्तांगों से खून बह रहा था। बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम उसी दिन शाम 6:10 से 7:10 बजे के बीच किया गया, जिसके बाद रात 11:15 बजे अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। शव परीक्षण से पता चला कि गला दबाकर हत्या करने से पहले देबनाथ के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था। 4 पन्नों की रिपोर्ट में उसके जननांग पथ, होंठ, बाएं पैर, दाहिने हाथ, अनामिका, गर्दन और चेहरे पर गहरे घाव का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट से पता चला कि महिला के चेहरे पर खरोंच के निशान संभवतः आरोपी के नाखूनों के कारण थे। रिपोर्ट के मुताबिक उसके मुंह और गले पर दबाव डाला गया और उसका गला घोंट दिया गया, जिससे थायराइड कार्टिलेज टूट गया। रिपोर्ट में उसकी आंखों, मुंह और जननांगों से रक्तस्राव का भी उल्लेख किया गया है। उसके जननांग क्षेत्र में चोटों के लिए विकृत कामुकता और जननांग यातना को जिम्मेदार ठहराया गया है। उसकी आंखों में चोट लगने का सटीक कारण अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला कि योनि के स्वैब में लगभग 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया। इस निष्कर्ष ने चोटों की सीमा के साथ शव परीक्षण करने वाले डॉक्टरों और पीड़िता के माता पिता को ये सुझाव देने के लिए प्रेरित किया कि देबनाथ के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया होगा। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इन दावों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया है कि शव परीक्षण के दौरान नग्न आंखों से कई व्यक्तियों के वीर्य को अलग करना असंभव है। जांच के बाद पुलिस ने कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन बल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया, जो मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस चौकी पर तैनात था। उन्हें एक महिलावादी और घरेलू दुर्व्यवहारकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक उसने अपराध कबूल कर लिया है। 13 अगस्त 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस की जांच के तरीके से असंतुष्ट होकर मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया। यदि राज्य पुलिस अपनी जांच जारी रखती है तो उन्होंने सबूतों के नष्ट होने की संभावना भी जताई। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई की। मामले को गलत तरीके से संभालने और 14 अगस्त की रात को हुई बर्बरता को लेकर राज्य सरकार, कोलकाता पुलिस के साथ साथ कॉलेज प्रशासन की आलोचना करते हुए अदालत ने डॉक्टरों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करने का अनुरोध किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर लौटने को कह रहे हैं। अदालत ने सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया और सीबीआई को एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। 22 अगस्त को सुनवाई में अदालत ने शव की खोज और पंजीकरण के बीच समय की देरी के लिए कानून प्रवर्तन की कड़ी आलोचना की। एफआईआर का इसने राज्य सरकार से प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और नागरिकों पर कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने को कहा, जबकि डॉक्टरों को सामान्य काम फिर से शुरू करने के लिए कहा। 9 अगस्त 2024 को भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर मौमिता देबनाथ के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई। उसका शव कैंपस में मिला। इस घटना ने भारत में महिलाओं और डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में बहस बढ़ा दी है और महत्वपूर्ण आक्रोश, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और गहन जांच की मांग की है। 9 अगस्त 2024 को सहकर्मियों ने देबनाथ के लापता होने की सूचना दी थी। भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 9:30 बजे प्रशिक्षु डॉक्टर का शव कॉलेज के एक सेमिनार कक्ष में अर्धनग्न अवस्था में पाया गया और उसकी आंखों, मुंह और गुप्तांगों से खून बह रहा था। बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम उसी दिन शाम 6:10 से 7:10 बजे के बीच किया गया, जिसके बाद रात 11:15 बजे अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। शव परीक्षण से पता चला कि गला दबाकर हत्या करने से पहले देबनाथ के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था। 4 पन्नों की रिपोर्ट में उसके जननांग पथ, होंठ, बाएं पैर, दाहिने हाथ, अनामिका, गर्दन और चेहरे पर गहरे घाव का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट से पता चला कि महिला के चेहरे पर खरोंच के निशान संभवतः आरोपी के नाखूनों के कारण थे। रिपोर्ट के मुताबिक उसके मुंह और गले पर दबाव डाला गया और उसका गला घोंट दिया गया,
जिससे थायराइड कार्टिलेज टूट गया। रिपोर्ट में उसकी आंखों, मुंह और जननांगों से रक्तस्राव का भी उल्लेख किया गया है। उसके जननांग क्षेत्र में चोटों के लिए विकृत कामुकता और जननांग यातना को जिम्मेदार ठहराया गया है। उसकी आंखों में चोट लगने का सटीक कारण अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला कि योनि के स्वैब में लगभग 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया। इस निष्कर्ष ने चोटों की सीमा के साथ शव परीक्षण करने वाले डॉक्टरों और पीड़िता के माता पिता को ये सुझाव देने के लिए प्रेरित किया कि देबनाथ के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया होगा। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इन दावों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया है कि शव परीक्षण के दौरान नग्न आंखों से कई व्यक्तियों के वीर्य को अलग करना असंभव है। जांच के बाद पुलिस ने कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन बल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया, जो मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस चौकी पर तैनात था। उन्हें एक महिलावादी और घरेलू दुर्व्यवहारकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक उसने अपराध कबूल कर लिया है। 13 अगस्त 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस की जांच के तरीके से असंतुष्ट होकर मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया। यदि राज्य पुलिस अपनी जांच जारी रखती है तो उन्होंने सबूतों के नष्ट होने की संभावना भी जताई। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई की। मामले को गलत तरीके से संभालने और 14 अगस्त की रात को हुई बर्बरता को लेकर राज्य सरकार, कोलकाता पुलिस के साथ साथ कॉलेज प्रशासन की आलोचना करते हुए अदालत ने डॉक्टरों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करने का अनुरोध किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर लौटने को कह रहे हैं। अदालत ने सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया और सीबीआई को एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। 22 अगस्त को सुनवाई में अदालत ने शव की खोज और पंजीकरण के बीच समय की देरी के लिए कानून प्रवर्तन की कड़ी आलोचना की। एफआईआर का इसने राज्य सरकार से प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और नागरिकों पर कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने को कहा, जबकि डॉक्टरों को सामान्य काम फिर से शुरू करने के लिए कहा।